गुड मॉर्निंग बच्चों। उम्मीद है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई जो है कंटिन्यू कर रहे होंगे। ठीक है, तो आप जान रहे हैं कि हम लोग जो है कंटिन्यू फ्रिक्शन चैप्टर को पढ़ रहे थे और आज हम एक अनदर न्यू टॉपिक पे बात करेंगे जो है सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन कहना ठीक नहीं होगा क्योंकि सर्कुलर मोशन में बहुत सारे टाइप हो जाते हैं। एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ठीक है, और एक नॉर्मल सर्कुलर मोशन। आज हम एक स्पेशल सर्कुलर मोशन पे बात करेंगे जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसे हम स्पेशल क्यों कह रहे हैं बच्चों, वो अभी हम लोग देखेंगे। तो आप टॉपिक देख सकते हो, क्या है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, ये क्या होता है बच्चों और इसे हम स्पेशल क्यों कह रहे हैं, सो आप देख सकते हो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी बन जाता है और इससे रिलेटेड आगे भी हम लोग कुछ बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जो डेली लाइफ से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो आज देखते हैं। देखिए बच्चों, सर्कुलर मोशन तो आप अच्छी तरीके से जान रहे होंगे कि यदि कोई भी ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा हो तो हम उसे सर्कुलर मोशन के नाम से जानते हैं। सपोज ये हमारा सर्कल है और इस पे कोई एक बॉडी या पार्टिकल, ठीक है, ये पार्टिकल इस पे क्या कर रहा हो, मूव कर रहा हो, तो हम कहेंगे कि ये पार्टिकल क्या है, सर्कुलर मोशन में है। ठीक है, लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कही जा रही है बच्चों, तो यहाँ पे क्या होगा ना, ये जो बॉडी मूव कर रहा है इसका स्पीड कांस्टेंट होगा। इसका जो स्पीड है वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा हो और उसकी स्पीड जो है कांस्टेंट है तो हम इसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, और एक बच्चों यहाँ पर अब बात ये हो जाती है, स्पेशल कंडीशन ये हम बोल रहे थे कि जब इसका स्पीड कांस्टेंट है तो इसकी जो वेलोसिटी है वो वेरिएबल दिखाई देती है। ये एक्सेलरेटेड मोशन होता है, तो स्पीड कांस्टेंट है फिर भी ये एक्सेलरेटेड मोशन है, इसमें एक्सेलरेशन है। ऐसा क्यों? वेलोसिटी भी वैरी कर रहा है कंटिन्यूअसली, ऐसा क्यों? क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है बच्चों, यानी इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है वेलोसिटी का, बट इसका जो डायरेक्शन है कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। देखिए इस पे अलग डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा, उस बॉडी का डायरेक्शन यहाँ पे इस डायरेक्शन में होगा, यहाँ पे इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, इसके टेंजेंट से इसकी वेलोसिटी की हम लोग डायरेक्शन पता करते हैं। तो इस सर्कुलर पाथ पे जो भी बॉडी मूव कर रहा हो उसका डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है डायरेक्शन, लेकिन उसकी मैग्नीट्यूड जो है वो कांस्टेंट है, यानी उसकी स्पीड कांस्टेंट है। तो यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन बार बार चेंज होने के कारण जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं होती। ठीक है, इसकी जो वेलोसिटी है, मान लो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। अब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो इसमें क्या हो जाता है, ये एक्सेलरेटेड मोशन हो जाता है, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, पर यूनिट टाइम कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो इसलिए ये एक्सेलरेटेड मोशन है। ठीक है, ये क्या है आपका, एक्सेलरेटेड मोशन है, यानी यहाँ पे बॉडी में कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा और वो एक्सेलरेशन उसके मैग्नीट्यूड के वजह से नहीं होगा। क्या होगा कि उसका जो बार बार डायरेक्शन चेंज हो रहा है उसके कारण होगा। ठीक है, तो आप यहां से आप देख सकते हो कि इट इज द मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग अ सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड। इसको हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं। ठीक है, इसका डेफिनेशन हो गया। स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। इसमें क्या होता है, स्पीड कांस्टेंट होता है। द बॉडी हैज एक्सेलरेशन, बॉडी के पास क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। और एक पॉइंट ये भी आप लिख सकते हो कि वेलोसिटी नॉट कांस्टेंट, जो वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट नहीं होती है। ठीक है बच्चों, अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में जानेंगे, कुछ और भी, जैसे इसका रेडियस। तो रेडियस तो आप जान रहे हो, ये जो हमारा पार्टिकल है, ये जो हमारा पार्टिकल है और ये हमारा सेंटर है, ये दोनों के बीच के डिस्टेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं, आर बोलते हैं। ठीक है,
और मुख्य बात हम लोग जानेंगे टाइम पीरियड। ठीक है, इस पे ये जो बॉडी इस पे रिवॉल्व कर रहा है उसका टाइम पीरियड क्या होगा। टाइम पीरियड बच्चों आप जानते हो कि पूरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन जब वो करेगा, यानी ये जो पार्टिकल है इस पॉइंट से घूमते हुए फिर इसी पॉइंट पे आ जाता है, और जितना टाइम लगता है उसी को हम टाइम पीरियड कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। और वो टाइम पीरियड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसे टाइम पीरियड को तो टी से दिखाते हैं। ठीक है, और टाइम पीरियड के लिए क्या होगा कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, जितना भी वो डिस्टेंस ट्रेवल किया है तो 2πr। ठीक है, जब एक चक्कर को इस तरीके से पूरा करेगा तो 2πr होगा, और इसकी वेलोसिटी जो है वो v है। यानी ये फार्मूला से हम क्या कर सकते हैं, इस पार्टिकल का टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना नोट करें, फिर हम लोग आगे भी देखते हैं। ठीक है, तो आइए बच्चों अब और हम कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म पे बात करते हैं। जैसे उस समय हम रेडियस के बारे में बात किए, टाइम पीरियड के बारे में बात किए, अभी हम लोग देखेंगे फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे, एंगुलर वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे, और रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करते हैं बच्चों कि जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रहा हो, तो अभी हम लोग देखा कि टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड इक्वल टू 2πr बाई वेलोसिटी। ये हमारा टाइम पीरियड है। ठीक है, और इसका एसआई यूनिट आप सेकेंड, टाइम का एसआई यूनिट तो सेकेंड ही होगा। तो टाइम पीरियड में हमने देखा कि कोई भी बॉडी जिस प्लेस से चलना स्टार्ट करती है और उसी प्लेस पे वापस आ जाती है और जितना टाइम लेती है उसको हम लोग टाइम पीरियड कहते हैं। लेकिन अब फ्रीक्वेंसी की जब बात आती है, ठीक है, तो ये नंबर ऑफ रिवोल्यूशन बताता है, कितना बार वो कंप्लीट सर्कल कंप्लीट किया है एक सेकेंड में। ठीक है, 1 सेकेंड में ये कितना टाइम्स, ठीक है, रिवॉल्व किया है, उसके नंबर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। यानी ये पार्टिकल इस सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है और इस पार्टिकल को हमने 1 सेकेंड का टाइम दिया, ये 10 टाइम्स घूम गया तो इसकी फ्रीक्वेंसी 10 होगी। ये यदि 4 टाइम्स घूमा तो इसकी फ्रीक्वेंसी 4 होगी। यदि ये 6 टाइम्स घूमा तो इसकी फ्रीक्वेंसी 6 होगी। यानी 1 सेकेंड में ये कितना चक्कर लगाता है वही उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। और फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि F इक्वल टू होता है 1/T। ठीक है, यानी इसी का रेसिप्रोकल, ये जो है यहाँ आ जाएगा, इसी को लिए इससे हम किसी भी की फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं। कोई बॉडी मूव कर रहा है किसी सर्कुलर पाथ में और हमें उसकी फ्रीक्वेंसी जाननी है, तो उसके टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल निकाल लेंगे तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। और बच्चों फ्रीक्वेंसी की जो एसआई यूनिट होती है ना, वो हर्ट्ज होती है। तो ये याद रखिएगा, एसआई यूनिट जो है वो हर्ट्ज होता है। ठीक है, हर्ट्ज, HZ से इसको दिखाते हैं। ठीक है, HZ से दिखाते हैं। अब क्या है बच्चों, तो ये उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में यदि हम बात करते हैं तो अच्छा, इधर में ही हम इसको ठीक करने का प्रयास करते हैं कि यदि कोई सर्कुलर मोशन कर रहा हो, और ये देखिए बच्चों, ये हमारा रेडियस है, ये हमारा रेडियस है, बताए थे, और वो यहाँ से यहाँ तक वो ट्रेवल किया है, जिसका ये आर्क है, आर्क को हम S से दिखा रहे हैं, और ये थीटा एंगल बनाया हुआ है। कितना एंगल बनाया हुआ है, थीटा एंगल बनाया हुआ है। तो इसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा ना, ठीक है, वो क्या होगा, ये थीटा, ये जो है कितना ये एंगल रोटेट किया है, ये जो थीटा हम लोग निकालेंगे ना, तो ये S/R। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है मेरा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यानी वो कितना
एंगल फॉर्म किया है। जब कोई बॉडी मूव कर रहा है किसी सर्कुलर पाथ में तो वो कितना एंगल फॉर्म किया है, जितना एंगल वो फॉर्म करेगा, यदि 60 माने 3 रेडियन बना रहा है, 4 रेडियन बना रहा है, 5 रेडियन बना रहा है, 6 रेडियन बना रहा है, एंगल को यहाँ पे हम रेडियन में मेजर करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसका एसआई यूनिट भी क्या होगा, रेडियन होगा। ठीक है, इसको जो मेजर करेंगे एंगुलर, देखिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, थीटा बाई एस बाई आर। ये आपका क्या है, आर्क, और ये है आपका रेडियस, ये जो है आर्क है। ठीक है, ये आप देखिए आर्क है, और इसका जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट वो आपका रेडियन है, रेडियन। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है आपको। तो ये हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाता है कि वो कितना डिस्प्लेस किया है, तो ये ध्यान में रखना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी की। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी की, तो एंगुलर वेलोसिटी को बच्चों हम लोग ओमेगा से दिखाते हैं, और ये थीटा बाई टाइम जो हम 1 सेकेंड में, यानी कोई बॉडी रिवॉल्व कर रहा है, इस सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है कोई बॉडी, ठीक है, तो पर सेकेंड वो कितना घूम रहा है, कितना एंगल बना रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आप बात कर सकते हो चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हो डी थीटा बाई डी टी। ठीक है, तो क्या है कि चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो ये हमारा होता है कि 1 सेकेंड, मतलब अब देखिए यहाँ एक एग्जांपल के माध्यम से हम समझाना चाह रहे हैं आपको कि कोई घूम रहा है, एक बॉडी को हमने 1 सेकेंड का टाइम दिया, उन्होंने 30 डिग्री, मतलब डिग्री पे बात करें या फिर रेडियन पे आप बात करो, तो मान लेते हैं 10 रेडियन एंगल बनाता है, और एक दूसरा बॉडी है उसको भी हमने 1 सेकेंड का टाइम दिया और वो 6 रेडियन बनाता है। तो किसकी एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा हुई, जो 1 सेकेंड में 10 रेडियन बना रहा है उसकी एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो उसी ये मेजर करता है कि उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या, मतलब उसकी स्पीड क्या है। ठीक है, आप जो लीनियर में एक क्या होता था, लीनियर वेलोसिटी, कि 1 सेकेंड में वो कितना मीटर चलता है, वही उसकी स्पीड कहलाती थी या वेलोसिटी कहलाती थी एक फिक्स डायरेक्शन में। यहाँ पे क्या है, 1 सेकेंड में वो कितना रोटेट कर रही है, वही एंगुलर वेलोसिटी होता है, और जिसे हम ओमेगा से दिखाते हैं थीटा बाई टी या डी ओमेगा, इसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, डी ओमेगा बाई डी थीटा बाई डी टी, ये दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब देखिए एक मेरा अगला टॉपिक है रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। तो लीनियर वेलोसिटी मेरा क्या था, v, लीनियर वेलोसिटी मेरा v था, और एंगुलर वेलोसिटी मेरा ओमेगा है, और ओमेगा में इस रेडियस से इनटू कर देंगे तो जो आंसर आएगा ये हमारे ये दोनों के बीच में रिलेशन होता है। ये रिलेशन किसके बीच में, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन ये है v इजकल टू आर ओमेगा। ठीक है, तो ये मेरा क्या है कि एंगुलर वेलोसिटी है, और इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। इसका जब एसआई यूनिट की बात करें हम लोग तो क्या हो जाएगा, रेडियन, ठीक है, रेड पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारा इसका एसआई यूनिट हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग जो है और भी कुछ टॉपिक पे बात करते हैं, तो इसे नोट डाउन करें। तो चलिए बच्चों, अब और हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी एक्स्ट्रा टॉपिक पे उसी से कनेक्टेड बात करते हैं। एक होता है हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों, कि जब कोई बॉडी, ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या सर्कुलर मोशन कर रहा हो, तो होता क्या है कि उस बॉडी पे
ये बॉडी आप जान रहे कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कैसा मोशन है, एक एक्सेलरेटेड मोशन है, इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो उस एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेंटर की ओर होता है, इसका जो डायरेक्शन है वो सेंटर की ओर होगा, ठीक है। और इस एक्सेलरेशन का ही नाम है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में घूम रहा हो और उस समय जो उसका एक्सेलरेशन है इस सर्कुलर मोशन के कारण जो कि सेंटर की ओर एक्ट कर रहा है, जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर है, सेंटर की ओर, उस एक्सेलरेशन को हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। और उसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो एक्सेलरेशन AC इक्वल टू होता है v²/r, ठीक है। यानी ये वेलोसिटी है और ये रेडियस है यहां से पार्टिकल के बीच में, ठीक है। तो ये हमारा रहा। उसके बाद तो आप जान रहे हो कि इसका जो डायरेक्शन होता है वो सेंटर की ओर होता है, ये ध्यान में रखना है। दूसरा अब टॉपिक आता है मेरा सेंट्रीपिटल फोर्स। छोटा छोटा टर्म है, सभी को हम डिफाइन करते चले जाते हैं, ठीक है। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है कि जो फोर्स, ये जो मान एक्सेलरेटेड मोशन है और इसका मास मान लेते हैं m है, ये जो बॉडी मूव कर रहा है उसका मानते हैं मास कितना है, m है, कुछ ना कुछ तो मास होगा, और इसका एक्सेलरेशन क्या है, AC है। और हम लोग क्या जानते हैं, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इक्वल टू होता है MAC। अब यहाँ पे m का m और AC इक्वल टू देखिए यहाँ पे v²/r, ठीक है। तो ये हमारा जो है, ये हमारा क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। यानी कोई भी बॉडी सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा हो और उसके अंदर की ओर सेंटर की ओर जो फोर्स लग रहा है इसका भी डायरेक्शन किधर होगा, सेंटर की ओर। तो सेंटर की ओर जो फोर्स लग रहा है उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। और सेंट्रीपिटल फोर्स हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो mv²/r, ठीक है। तो इससे हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हमारा फॉर्मूला रहा। और इसका डायरेक्शन क्या होता है, सेंटर की ओर, ठीक है। ये भी आप याद रखिएगा। उसके बाद क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है बच्चों, तो जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में हो, यानी कोई बॉडी किसी सर्कल में मूव कर रहा हो, तो आप देखेंगे कि इसके बाहर आउटवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स वर्क करता है, ठीक है। उसी फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। ये एक सुडो फोर्स है, ठीक है, यानी ये काल्पनिक है, ठीक, रियल फोर्स नहीं है ये। लेकिन आप जब भी देखेंगे कि एक पत्थर को रस्सी से बांध देते हैं और बांध करके आप इसे तेजी से घुमाएं और उसके बाद इसको छोड़ दें, तो पत्थर क्या है कि बाहर की ओर फेंका जाएगा। क्यों भाई, हम जब किसी भी चीज़ को, मान लीजिए ये मार्कर है, इसको जब हम छोड़ेंगे तो ये नीचे की ओर गिरेगा, क्योंकि इस पे ग्रेविटी फोर्स नीचे की ओर लगा रही है तभी गिर रहा है। और नहीं तो जहाँ पे ग्रेविटी फोर्स नहीं है और वहाँ पे यदि हम इसको छोड़ेंगे तो वो वहीं का वहीं रहेगा। और न्यूटन सर का भी कहना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जैसा है, जिस स्थिति में है उसी स्थिति में रहेगी जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना कार्य करे। तो हम क्या करते हैं, इसके बांध करके और इसे गोल गोल जब घुमाएंगे तो ये घूम रहा है, क्योंकि इसको रस्सी के द्वारा इसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है, ठीक है। ये क्या, इसको रस्सी के द्वारा सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है, जिसके कारण ये घूम रहा है। तो ये मालूम है कि घूमने का वजह क्या है, ये मोशन कर रहा है तो उसके पीछे रीजन है सेंट्रीपिटल फोर्स का। लेकिन जैसे ही इसको हम छोड़ देते हैं, धक्का नहीं दे रहे, सिर्फ रस्सी को छोड़ दीजिए आप, तो क्या होगा कि वो जो स्टोन है, पत्थर है, वो बहुत दूर फेंका जाएगा। तो उसको दूर कौन खींच के ले गया, कौन सा फोर्स है वो, तो पता चला, साइंटिस्ट का कहना है कि वो एक सुडो फोर्स है जिसे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के नाम से जानते हैं। और इसका जो डायरेक्शन है वो आउटवर्ड रहता है, बाहर की ओर लगता है। और जब इक्विलिब्रियम कंडीशन पे वो mv²/r के बराबर ही होता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटवर्ड फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की ओर लगने वाला फोर्स है, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है जो कि सेंटर की ओर
वर्क करता है, अप्लाई होता है, तो ये हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। ठीक है, तो इसे नोट डाउन करें। चलिए तो अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और एक इसका स्पेशल केस है। स्पेशल केस क्या है, मतलब एक टॉपिक है इसमें कि कार ऑन अ सर्कुलर लेवल रोड। तो कार जो है जब सर्कुलर रोड होता है ना, उसमें आप देखते होंगे, आप भी कार चलाते हैं या गाड़ी चलाते हैं, तो आपको उस समय अपना गाड़ी थोड़ा सा इंक्लाइंड करना पड़ता है, और वहाँ पे लिखा हुआ भी रहता है थोड़ा सा, आप देखिएगा कि यहाँ पे इस स्पीड से ही गाड़ी को ले जाए। जैसे अब थोड़ा सा फिगर से समझते हैं कि मान लेते हैं आपका जो रोड है वो सर्कुलर है, इस तरीके से सर्कुलर रोड है। ठीक है, अब यहाँ से जब भी कोई कार पार होगी, ठीक है, ये देखिए, इसको थोड़ा सा उधर बनाते हैं। ये मान लिया हमारा कार है। ठीक है, और ये सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। यहाँ पर एक सर्कल इधर से सीधा आया, लेकिन यहाँ पे टर्निंग पॉइंट है। ठीक है, सर्कुलर रोड है, तो जैसे नॉर्मल चलता है यहाँ पे भी उसी तरह से गाड़ी चलती है क्या? नहीं। ठीक है, यहाँ पे बहुत ध्यान देना पड़ता है, नहीं तो यदि आप कोई भी स्पीड से, आप मनचाहे स्पीड से चाहेंगे कि यहाँ चला करके पार हो जाए, तो आपको एक्सीडेंट भी हो सकता है, दुर्घटना भी हो सकती है, आपका गाड़ी पलटी भी खा सकता है। ठीक है, तो इसकी मैक्सिमम स्पीड क्या होनी चाहिए, इसकी स्पीड किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, इसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, और वो इसी टॉपिक पे हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। तो देखते हैं कि यहाँ पे जो बॉडी है, जैसे ये हमारा रोड है, इसकी रेडियस यहाँ से यहाँ तक रेडियस r है, और इस टायर में जो है फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, और वही फ्रिक्शन फोर्स एक सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाइड करता है, यानी क्रिएट करता है, जिसके कारण हमारा जो ये कार है वो सेफली यानी मूव कर पाता है, यहाँ से टर्निंग ले पाता है। ठीक है, यानी अब हम यहाँ पे ये पता करेंगे कि इसकी मैक्सिमम स्पीड क्या होनी चाहिए, स्पीड किस पे डिपेंड करता है, इस पे ज़्यादा हम लोग फोकस करेंगे। तो आप देखोगे कि यहाँ पे 2-3 फोर्सेस लगते हैं। कौन कौन फोर्सेस लगते हैं यहाँ पर हम एक देते हैं। मान लेते हैं ये हमारा कार है, ठीक है, और इस कार पे नीचे की ओर एक mg फोर्स काम करती है। ये जो कार है ना, इस कार के नीचे पे, जैसे ये हमारा कार है, तो ये कार के नीचे इसका पूरा वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगा, mg फोर्स यानी इसका वेट वर्क करेगा। और चूंकि ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, जिसके कारण इधर में क्या होगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, तो फ्रिक्शन, रोड और टायर के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स है वो इसको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो जब भी कोई कार सर्कुलर मोशन करता है तो उसे सेंट्रीपिटल फोर्स का अनुभव होता है, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिलता है, उसके फ्रिक्शन, जो रोड और टायर के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स है ना, उसी से उसको मिलता है। यानी दोनों यहाँ पर इक्वल है, सेंट्रीपिटल फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे इक्वल है। अब ये जो वेट है mg, इसके कारण ऊपर डायरेक्शन में एक नॉर्मल रिएक्शन काम करेगा। ठीक है, फ्रिक्शन में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब भी कोई वेट इधर काम करेगा तो इसका एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की ओर काम करेगा। तो यहाँ पे r और mg दोनों सेम होगा। और चूंकि अभी बात बता रहे थे कि सर्कुलर मोशन जब भी कोई करता है तो बाहर की ओर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वर्क करता है। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r ये वर्क करेगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखें।
अब आते हैं बच्चों कि ये जो हमारा कार है ना, वो तभी सेफ जोन में मूव कर सकता है या चल सकता है जब उसका फ्रिक्शन फोर्स, ये जो फ्रिक्शन फोर्स है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से ज़्यादा हो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से ज़्यादा हो या उसके बराबर हो। ठीक है, इससे यदि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा हो गया तो कार जो है बाहर की ओर फेंका जाएगा, आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से ज़्यादा होना चाहिए या इसके इक्वल होना चाहिए। ये कंडीशन को लेकर के हम मैक्सिमम वेलोसिटी की बात यहाँ पे कर रहे हैं, एक रिलेशन निकालेंगे। अब ये जो है फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू क्या होगा, फ्रिक्शन चैप्टर में हमने पढ़ा था कि इसका होगा म्यू एस आर। ठीक है, और ये हमारा एम वी स्क्वायर बाई आर। अब यहाँ आर क्या है, तो आर आप देख रहे हो आर एम जी के इक्वल है, तो यहाँ पे म्यू एस एम जी ग्रेटर देन इक्वल देन एम वी स्क्वायर बाई आर। ये m और ये m एक दूसरे को कैंसिल कर देगा क्योंकि दोनों कार का ही वेट मास है। अब यहाँ से आप क्या करो कि ये r इधर आ जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा म्यू एस आर जी ग्रेटर देन इक्वल देन v का स्क्वायर। इसको थोड़ा सा इधर ऐसे करते हैं, इधर लिखते हैं v स्क्वायर इक्वल टू इधर ग्रेटर देन इक्वल देन आपका म्यू एस आर जी, और ये स्क्वायर उधर चला जाएगा, v इक्वल टू रूट अंडर म्यू एस आर जी। ठीक है, और यदि मैक्सिमम वेलोसिटी हम फाइंड करें मैक्सिमम, तो ये क्या होगा, यहाँ पर हम लोग इक्वल का साइन दे सकते हैं, म्यू एस आर जी। यानी यहाँ जो कार का स्पीड है वो डिपेंड किस पे कर रहा है, आर पे डिपेंड कर रहा है कि आपका जो सर्कुलर रोड है उसकी रेडियस कितनी है। यदि ज़्यादा रेडियस है तो आप ज़्यादा स्पीड से यहाँ पे पार कर सकते हो, और यदि कम रेडियस है तो आपको धीरे धीरे स्लो पार करना पड़ेगा। ठीक है, यानी इस पे डिपेंड करती है, ये जो सर्कल बना हुआ है, जो कर्व सर्कल बना हुआ है, इसका रेडियस क्या है, कितना है। तो जितना ज़्यादा रेडियस होगा उतना ज़्यादा कार की वेलोसिटी होगी। यदि रेडियस कम होगा तो इसकी स्पीड भी कम करनी पड़ेगी। आप जब गाड़ी चला रहे हो तो उसकी स्पीड कम करनी होगी। यदि आप उस समय ज़्यादा स्पीड से पार करोगे, ज़्यादा वेलोसिटी आपकी गाड़ी रहेगी, तो वो जो है इसका टायर जो है रोड को छोड़ देगा और वो उधर की ओर फेंका जाएगा और आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है। ठीक है, इसीलिए आप देखते हो कि कहीं पे सर्कुलर रोड है तो वहाँ लिखा हुआ रहता है कि 40 के स्पीड से तीखा मोड़ है, जिसे आप 30 के स्पीड से जाए या 40 के स्पीड से जाए, वो अपना दिया रहता है। तो इसी के अकॉर्डिंग, ठीक है, यानी आप यहाँ पे आप जान सकते हो कि गाड़ी का जो उस समय स्पीड है, वेलोसिटी है, वो उसके रेडियस पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये तो कोफिशिएंट कांस्टेंट है और जी भी कांस्टेंट है। ग्रेविटी का मान है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा रहा। ठीक है, कि जब कोई कार सर्कुलर पाथ पे मोशन करता है तो उसकी मैक्सिमम स्पीड के लिए हमें एक फार्मूला फाइंड करना रहता है, तो ये हम लोग निकाल के बताते हैं। तो इसे नोट डाउन कर लीजिए और आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। स्वस्थ रहिए, खेलते और मस्त में रहिए और एंजॉय करके आप चीज़ों को पढ़ें। ठीक है, चलिए आज के लिए धन्यवाद।